हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ये जो आज हमारे चेहरों पर $1 बिलियन स्माइल है, ये बिला वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को जो एक गिरती हुई मईशत को एक सहारा चाहिए था, वो बहरहाल सऊदी अरब ने आज फराहम कर दिया, जिसमें $3 बिलियन उन्होंने कहा है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए आपके अकाउंट में रखेंगे। उसके अलावा 1 साल के लिए कहा है कि $3 बिलियन की ऑयल पेमेंट्स होंगी, डेफर्ड पेमेंट पे होगा 1 साल की मुद्दत के लिए, लेकिन ये फैसिलिटी 3 साल के लिए होगी। अब ये देखना बाकी है कि क्या इसका मतलब $9 बिलियन की फैसिलिटी है 3 साल के लिए, लगता तो यही है। बहरहाल इसके बाद जो है बहुत से सवालात लोग कर रहे हैं कि जनाब बदले में हमने क्या दिया, क्या अश्योरेंसेस दी हैं। और तो पहली बात यह है कि जिन हालात में ये गए हैं, और उसमें मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं ख़ासा जज्बाती वाक़ हुआ, लेकिन मेरे साथी ज़रार खोड़ो जो हैं वो ख़ासे रियलिस्ट हैं और सही पेशिंग गोई भी करते हैं। जब ये जा रहे थे, और आपको पता है कि सऊदी अरब में जो डेवोस ऑन इन द डेजर्ट कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बड़े बड़े मुल्कों के जो लीडर्स हैं और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब ने उनका बायकॉट किया। और जब इमरान खान को लास्ट मिनट पे इनविटेशन रिसीव हुआ और वो जाने लगे, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि यार भाई आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे भाई ज़रार ने ये कहा कि यही मौका है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। और ज़रार साहब बिल्कुल ये वो मौका होता है कि आप कहते हैं कि सर हम आपके साथ नहीं हैं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा नोट दे दे। तो सऊदी अरब को जिस इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस सपोर्ट की तलाश थी, कम से कम हमने वो अपना जो थोड़ा नातवा जो भी हमारा वो है वज़न, वो सऊदी अरब के पलड़े में डाला। अब अश्योरेंसेस की बात है तो फ़िलहाल तो जनाब वक्त वापस आएगा तो मज़ीद डिटेल्स भी सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी कंक्रीट अश्योरेंस मुझे नज़र नहीं आ रही जो सऊदी अरब ने आपसे सीख की होगी, सिवाय इस बात के कि मेरे पीछे खिलौंदे रहना, नज़र फ़ोटो में साथ रहना। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पर, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डिटेल, जाहिर है वही अश्योरेंस उनके लिए काफ़ी है। अच्छा, जहाँ तक ये जो बॉयकॉट है उसमें हम तफसील में भी बात करेंगे। बस एक बताना चाह रहा हूँ कि इतनी नाकाम कॉन्फ्रेंस रही है ये कि $50 बिलियन की डील साइन हुई है। $50 बिलियन या मतलब फ्लॉप नहीं, लेकिन अच्छा, जो इनिशियल एस्टिमेट से दे वर वे अहेड $500 बिलियन सर, इसीलिए तो थोड़ा बहुत हमारे पास है। अच्छा, अब इसकी मोरालिटी पर बंदा डिबेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे अभी पता है मुझे इंज़मामुल हक याद आ रहा है। हाँ, इंज़मामुल हक जब क्रिकेट टीम के कप्तान थे और कोई मैच जीते थे, उनका एक तकिया कलाम होता था, थैंक्स बी टू अल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल। तो कप्तान वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान साहब को मैं ये नहीं कहना चाहूँगा बॉय प्लेड वेल, क्योंकि मतलब जितनी कैपेसिटी थी और बहुत कम कैपेसिटी। अच्छा, हम समझते हैं कि हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। सही बात, कैपेसिटी बदलती रहती है। अब महारत होती है, उस्तादी होती है कि यू टेक एडवांटेज ऑफ समवन एल्स। अच्छा, मैं भी यही कह रहा था, जैसे मुबश्शिर ने कहा, मैं भी एतराफ़ कर लूँ कि मैं ये कह रहा था कि भैया वो सऊदी ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे हैं कि लोग आगे सऊदी अरब में पैसा लगाएं। तो ये खान साहब जो हैं क्या पेशकश करने जा रहे हैं, ये क्या लगाएंगे सऊदी अरब में? अच्छा, पता चला कि इन्होंने, अच्छा अब स्पीच भी सुन लो। अच्छा, अब स्पीच मतलब अच्छी थी बुरी थी वो छोड़ दो, एक अलग डिबेट है, वो बाकी लोग कहते हैं जो भी थी यार। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है कि आप सऊदी में पैसा डालें, वो पाकिस्तान की मार्केटिंग प्लान पेश करके आ गया कि जी हमारे पास इतने लोग हैं, इतने नौजवान हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी चेक करो। अच्छा, कुदरती वसाइल से माला ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसा भी कहा जा सकता है कि पुलिस लोगों से पैसे पकड़ती है, सहाफ़ी पुलिस से पैसे पकड़ता है। कुछ आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और ये भी आखिरकार एक सहाफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने एक बात में जुमला बोला था सर, वो अगर आप दोहराना चाहें। हाँ साहब, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये जो जमाल खुशूगी की लाश है, ये 21वीं सदी की सबसे महंगी लाश है। ये मैं बात थोड़ी सी सिनिकल लगता है लोगों को, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिनिकल बात मैं करना चाहता हूँ इस खुशी के मौके। आपको पता ही है कि मैं दूध में बैंगनी डालने का, जी बिल्कुल, ये जो अच्छी बात है कि जो सऊदी अरब ने ऑफर किया है कि $9 बिलियन का तो वो तेल दे देगा और $3 बिलियन कैश जो है वो डिपॉजिट कर देगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो गए कोई $12 बिलियन साल का टीका या 3 साल का पैकेज बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे तशवीश ये है कि IMF के पास अगर ये जाते ये सारा पैसा लेने,
तो वो जाहिर है कि वो इन पे प्रेशर डालते स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, हमेशा डालते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की हालत ज़्यादा पतली थी तो पाकिस्तान को ज़्यादा ओबलाइज करना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। अब ये जो टीका लगा है तो इसके बाद मुझे ख़तरा ये है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो अब भी ज़रूरी हैं, 3 साल बाद भी ज़रूरी होंगी, पेन किलर के बाद भी, क्या वो होंगी या नहीं, क्या वो होंगी या नहीं होंगी, मुझे बड़ा खतरा। मुझे ये मैंने भी बात की, जाहिर है जब ये आया था पहला क्वेश्चन था कि क्या हम IMF के पास जाएंगे, तो हाँ हम IMF के पास जाएंगे, लेकिन इस तरह के फाइनेंशियल ब्रीदर के बाद आपकी पोजीशन जो है वो कम से कम कुछ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आपने अभी गैस महंगी की है, आपने बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल ऑलरेडी आलमी मार्केट में जो है वो 100 के करीब अगर पहुंच जाएगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम 5 से 10 रुपए ना बढ़ाएं। ठीक है, तो जाहिर है लोगों का वो था। अब उसके ऊपर अगर IMF ये इसरार करता कि नहीं जी गैस की कीमत कम बढ़ाई है, बिजली की कीमत कम बढ़ाई है, आपने करेंसी मजीद डिवैल्यू करनी, ये मेरे ख्याल में 3 चीज़ें जो है ना। अच्छा नहीं, मैं कुछ और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये ठीक है, मत बढ़ाए गरीब आदमी के लिए कीमतें। असल जो इस मुल्क का मसला है टैक्स स्ट्रक्चर का, सर क्या इसको 3 साल में ये ठीक करेंगे? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, इनकी बात भी सुन ले बिकॉज़ ये वहां ही जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें फिलहाल हुआ ये था कि ये हुकूमत आई ही इस प्रॉमिस पे है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है, मगर इस वक्त तो फायर फाइटिंग चल रही थी ना, या 2 रुपए इसकी उससे निकाल लो, 5 रुपए मैं समझ सकता हूँ। तो वो जाहिर है वो इमीडिएट जो आपको थ्रेट था ना कि 2-2 रुपए वाला, वो कम से कम होगा तो आप स्ट्रक्चर पे फोकस कर सकेंगे, और ये कर सकेंगे। वसत का सवाल है कि करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो करेंगे। आई होप सो क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं, आपको कह रहे हैं टीका लगा, आप हेरोइनचियों की तरह लेट ना जाए, ठीक है, कुछ काम वाम और इसको इनकम मत समझे। अच्छा नाउ पहले तो हम जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, तो 1-2 जुमलों में, ठीक है। सबसे पहले स्टेबिलिटी, बिल्कुल, ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, आपकी जो करेंसी मार्केट है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। वो जो डॉलर चढ़ता जा रहा था उसमें थोड़ी सी ब्रेक स्टॉक्स में भी, बिकॉज अगेन कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लोग तो समझ रहे थे कि यार हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा, वो सेंटिमेंट अब चेंज होगा। सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो मतलब आपकी बिजनेस कम्युनिटी को भी ब्रीदर मिला, आपके एक्सपोर्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह, अगेन शॉर्ट टर्म में। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको IMF के पास नहीं जाना, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। IMF के पास आप जाएंगे, लेकिन आप अब यूं नहीं जाएंगे, अब आप यूं जाएंगे, यूं करके, मतलब ये नहीं कि हाँ भाई आप सीधे ही उनके ऐसा नहीं में पड़ेंगे, आपको पाँव पे पड़ने की जरूरत नहीं, आप खुद भी झुक के सलाम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हाथ दिल पर रख के सही, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सेकेंडली आप बात कर रहे हैं टैक्स रिफॉर्म की ना, IMF टैक्स रिफॉर्म पर शायद इतना जोर नहीं देता, वो कहते हैं कि जी आप सब्सिडीज काटें, इस तरह की बातें, ठीक है। नाउ व्हाट दिस आल्सो, सब्सिडीज भी खत्म होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए कुछ हद तक हर मुल्क में चलती है यार, आप चाइना की देख लें, वो अगर डायरेक्टली सब्सिडाइज नहीं करते फैक्ट्री को तो बिजली को कर लेते हैं, मतलब तरीके होते हैं। यार मैं सेहत और तालीम में सब्सिडी के तो हक में हूँ, वो और ट्रांसपोर्ट के मैं भी हक में, उसके अलावा नहीं। कुल्हाड़ी उन्हीं सेक्टर्स पे गिरती है अनफॉर्चुनेटली। चलिए IMF तो छोड़ दें, वो आगे की बात। माय पॉइंट सिंपली इसके अभी तो वे नॉट डन येट, ठीक है। अभी इसके बाद इमरान खान साहब ने जाना है मलेशिया और फिर चाइना। अच्छा, ये जो ऑर्डर है इसको भी आप फेंके मत, ठीक है। आप देखें कि जब से हुकूमत आई है एक ना एक लीक आ जाता है कि जी CPEC बहुत अच्छी चीज़ है और चीन तो हमारे भाई हैं, जान हाजिर हैं, लेकिन यार कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हमें थोड़ा सा एतराज़ है, ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, हम जॉब क्रिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, और फिर एकदम उसके तरदीद भी आ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन ये सिग्नलिंग भी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ एक मसला है कि हम हमेशा समझते हैं कि जी हमारे पास क्या है किसी को ऑफर करने के लिए, हमारे पास क्या है बेचने के लिए, और मैं भी ये बात करता हूँ, हम सब ये बात करते हैं, लेकिन हमें भी ना थोड़ा सा इमोशंस को ऑफ करके देखना चाहिए। चीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीन की को हमारी भी ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि असद उमर ने जिस तरह से किया है, आई मीन अगर ये फायर फाइटिंग वो अलग हो गई, फायर फाइटिंग में पड़ गए, और जाहिर है उनको क्रिटिसाइज हमने भी किया और लोगों ने भी किया, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली दूसरा प्लान साथ चलेगा तो आई बिलीव कि यार अच्छा अब देखो एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आती है, जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया है
और एक्सप्लॉइट किया है, और एक्सप्लॉइट किया है, कोई शर्म की बात नहीं है यार। स्टेट टू स्टेट रिलेशंस ऐसे नहीं है कि दो बंदों के बीच में दोस्ती होती है जी, किसी का नुकसान है तो आपका फायदा भी हो सकता है इफ यू टेक द अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरे लिए एक हार्टनिंग बात है। अच्छा, अब इस पर बहुत डिबेट हुई है, आज भी चल रही है कि यार मतलब जमाल खशोगी को इतनी बेदर्दी के साथ इतनी ओपनली मर्डर किया है, तो और जब इतने लोग बॉयकॉट कर रहे हैं तो आप क्यों गए? ठीक है, ये एक मॉरल पॉइंट है, लेकिन मैं खाली ब्रेक के बाद जो है ना खशोगी हमने बात करनी थी, क्योंकि आज तुर्की के सदर जो तैयब एर्दोगान हैं उन्होंने खासी धुआंधार एक तकरीर की है और काफ़ी दुनिया की नज़रें वहीं लगी हुई थी। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी रियाद में जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है सऊदी अरब की, दूसरी इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है 2 साल में, उसमें तकरीर की और उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और CPEC के तहत जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे उनमें उन्होंने कहा कि आइए भाई साहब सरमायाकारी करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। ये ज़रार ये जो कॉन्फ्रेंस है ये रिट्स कार्ल्टन रियाद में मुनक्किद हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि रिट्स कार्ल्टन जिक्र क्यों कर रहे हैं इस अंदाज में, क्योंकि ये वही जगह है जिसको एक जेल बना दिया गया था। हाँ, और 100 से ज़्यादा शहजादों को टॉप सऊदी उल्टा लटका के पैसे निकलवाए गए, नोट निकालो वो थे जी। अच्छा खैर, अच्छा विजन जो है MBBS मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का, MBBS बोल दिया, MBS या MBS कह रहा हूँ, सही MBS। तो उनका विजन ये 2030 ये है कि 60 लाख उन्हें मुलाजमतें लोकल सऊदी नौजवानों के लिए पैदा करनी है, और उनका टारगेट है 4 खरब डॉलर की सरमायाकारी, ठीक है, अगले 12 साल में। तो कॉन्फ्रेंस में 140 बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशंस और जो 150 टॉप की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको शिरकत करना थी। दावतनामे चले गए थे, लेकिन जमाल खशोगी का जो कत्ल है उसकी वजह से ज़ाहिर है बादल छा गए, और फिर भी 40 जो बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं वो शरीक हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, बरतानिया, कनाडा और जर्मनी वगैरह जैसे ममालिक जो हैं वो सरकारी तौर पे शरीक नहीं हैं। यूरोप ने तो किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना भी शरीक नहीं है, लेकिन अमरीकी एनर्जी सेक्रेटरी किसी और मामले पे बातचीत के लिए रियाद पहुंचे हैं। इत्तेफाक हो गए, मुझे नहीं पता जी कौन सा मामला है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान भी शामिल है और उर्दन के जो शाह हसन है वो भी शामिल हैं। मगरबी बैंक और कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी वो नहीं शरीक हैं, लेकिन उनके जो CEO हैं सिर्फ वो शरीक नहीं हैं, उनके जो छोटे अफसर हैं उन्होंने ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक की है, बिलखुसूस वो बैंक और कंपनियां जिन्होंने सऊदी सॉवरन फंड कायम करने में मदद दी 250 बिलियन डॉलर का। ज़ाहिर है उसकी फ़ीस भी करोड़ों डॉलर में होती है, तो ज़ाहिर है वो वसूल भी करनी है, तो आप मजबूरी समझ सकते हैं। आज जैसा कि तुमने शुरू में कह दिया था कि आज पहले दिन 50 अरब डॉलर के MOUs साइन हुए हैं सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की। उनमें से अरामको ने 34 बिलियन डॉलर के MOUs साइन किए हैं। फ्रांस की जो तेल कंपनी है 7 सिस्टर्स में शामिल है टोटल, उसके CEO ने शुरू में जोश में आ गए थे, उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं जा रहा, ये सहाफ़ियों को कत्ल करते हैं, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया तो वो चले गए और उन्होंने सऊदी अरब में रिटेल नेटवर्क बनाने के एक मंसूबे का भी ऐलान किया है। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जमाल खशोगी की हलाकत का हमें दुख है, लेकिन जो मैं एम्प्टी चेयर पॉलिटिक्स के खिलाफ। जाहिर है बात तो हमेशा करनी चाहिए, आपका जिससे इख्तलाफ है उससे भी इंगेज रहो, है ना। अगर आप बिल्कुल मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे तो काम ही नहीं होगा, तो फिर तो जाहिर है आपकी बार्गेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कॉन्फ्रेंस में वैसे भी जमाल खशोगी का साया इतना गहरा है कि जो सऊदी वली अहद हैं क्राउन प्रिंस MBS जी, वो कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास में देर से पहुँचे। वजह उसकी ये थी कि वो उनके जो वालिद हैं शाह सलमान उनके हमरा शाही महल में मौजूद थे और वहाँ ताज़ियत वसूल करने के लिए
जमाल खशोगी के साहबजादे और दीगर अहले खाना को मदऊ किया गया था और बादशाह ने जमाल खशोगी के लिए मग़फ़िरत की दुआ दी और उन्हें अच्छा एक बात बताएं, सब्र की इनको मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी है ना? गैर अलनी पाबंदी है इनकी फैमिली की। अच्छा क्या बात है। अच्छा, और फिर MBS जो हैं वो थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस में उर्दन के शाह हसन के साथ बैठे रहे और उसके बाद चले गए। कल शायद उनकी की नोट स्पीच है। जो सऊदी वज़ीर तवानाई हैं खालिद अल फलाही, उन्होंने इफ्तिताई इजलास से खिताब किया और कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, कोई भी सऊदी जमाल खशोगी के कत्ल का दिफा नहीं कर सकता। जाहिर है कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीन और जापान के वफूद भी मौजूद हैं, लेकिन वो प्राइवेट कैपेसिटी में है। जी। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, यस, उसके सरबराह हैं किरिल दिमित्रियोव। यस सर, उन्होंने भी खिताब किया आज। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि जमाल खशोगी के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, मगर सऊदी अरब में जो माशी और समाजी इस्लाहात हो रही हैं हम उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? इससे कुछ देर पहले ही व्लादिमीर पुतिन जी साहब, ज़ाद व्लादिमीर पुतिन से भी पूछा गया कि जी आप मतलब जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया, इस तरह आप शिरकत करेंगे? तो उसने कहा कि देखें, हम सऊदी अरब से जो हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनको इस बात पर क्यों ख़राब करें जब हमें पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, दिल में तो बोल रहा होगा कि यार कितना नाड़ी काम किया आपने, बहुत हमारे से सीखे, हम तो रेडिएशन से रेडिएशन से मारते हैं, रेडिएशन से मारते हैं लोगों को। अच्छा, आपको याद है ये एक अच्छा बार्गेनिंग चिप भी है। अक्टूबर में शाह सलमान पहली दफ़ा मॉस्को गए जी, 1500 डेलीगेट्स के साथ, 1500 का वफ़द था उनके साथ, जिसमें इन्वेस्टर्स और वजीर सभी कुछ थे। तो उस वक्त तो कोई बहुत ज़्यादा मायदे नहीं, $1.5-2 बिलियन के मायदे हुए थे। लेकिन अब अगर उन्होंने कहा कि जी अगर वेस्टर्न कंपनीज अगर आ रही हैं, हाँ, तो हमारे पास हम अकेले अच्छा नहीं इस दफ़ा मैं पढ़ रहा था कुछ डिटेल्स और जो हैशटैग और जो लोग वहाँ पर शिरकत कर रहे थे उनकी, तो कह रहे थे कि यार इस दफ़ा जो रशियन प्रेजेंस है ना, हमने इतनी कभी नहीं देखी। हाँ। अच्छा, बाकायदा मतलब आर्ट एंड कल्चर कियोस्क्स भी थे कि जी हमें एक दूसरे को ज़्यादा समझना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे सदर ट्रंप याद आते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जी यार ये देखें ये क्या हुआ है वहाँ पे, आप क्या करेंगे, आपकी तो इतनी रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी देखें बिल्कुल बहुत बुरा हुआ है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इतनी $1 बिलियन की डील होती हैं। अच्छा, सऊदी इज़ नंबर 1 आर्म्स इम्पोर्टर, 50% उनकी आर्म्स इम्पोर्ट आती हैं अमेरिका से, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार अगर हम पीछे हट जाएँ तो और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। 100% सही बात, 100% सही बात थी। अच्छा, आज भी एक खबर चली थी मिडिल ईस्ट आए में ये लिखा गया था कि कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट मिले वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, उनका एक कोट चल रहा है कि जी बहुत वी आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन। ये इसमें बहुत बहस हुई है इसके ऊपर कि जी अगर हमें IMF से नहीं मिलता या फ्रेंडली कंट्री से नहीं मिलता तो 2-3 महीने में हम अपनी बिल्स नहीं पे कर सकेंगे। अब जाहिर है कि बाकी सबको छोड़ दो, डेस्परेट के लफ्ज़ पर सब चढ़े हुए हैं। अच्छा, नईम उल हक साहब कह रहे हैं कि जी ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, वो सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी ये हमारी तस्वीरें हम मिला रहे हैं, आप पीछे खड़े हुए हैं। आई डोंट केयर अगर ये बात की है या नहीं की है, बात सही है या गलत है। डेस्परेट तो है पाकिस्तान, आप डेस्परेट हैं ना। हमने जिस चीज़ का एडवांटेज लिया है ना यहाँ पे, सॉरी फाइनली वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई थी कि 10 अक्टूबर को MBS कॉल करते हैं कुशनर साहब को, जो ट्रंप के दामाद हैं, और बहुत नाराज हैं, कहते हैं कि यार आप लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं इस इशू के ऊपर, और याद रखना कि मैं याद रखूंगा जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो सर हमने तो अपना नाम लिखवा दिया है ना, वही ना। लेकिन देखिए कॉन्फ्रेंस तो कामयाब नहीं हुई ना। अगर 34 बिलियन जो है आराम को नहीं देने हैं तो तुम समझे नहीं, मैं समझा। इन्वेस्टमेंट होगी सर आराम को, नहीं आराम को बैडली नीडेड इन्वेस्टमेंट आपको तो मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, आराम को छोड़े, हमें तो आराम मिला है ना। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत, अभी 2 दिन और है, अभी 2 दिन और है कॉन्फ्रेंस। ऑल राइट, चलें एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुर्की भी जाएंगे। वेलकम बैक। और आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब किया जमाल खशोगी के जो कत्ल के बारे में, और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में रिसेंटली कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया का फोकस था, हर जगह लाइव दिखाया गया
क्योंकि तुर्की ने जमाल खशोगी के कत्ल का इतराफ़ करते हुए ये कहा था कि जनाब वो तो एक फिस्ट फाइट हो गई, यानी एक झगड़ा हो गया जिसके बाद उनका वो मारे गए। मगर आज तैयब एर्दोआन ने न सिर्फ उसकी नफ़ी की बल्कि 3 अहम बातें की। पहली बात उन्होंने ये कही कि जनाब ये पूरा एक प्लान्ड मर्डर था, और उन्होंने बताया कि किस तरह लोग आए, कब कब आए, सियासी वजूहात थी। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब हमें उस अगर आप कहते हैं, आपने कहा कि एक लोकल बंदे को आपने जो है ये उसकी लाश दी, तो हमें बताया जाए कि वो बंदा कौन सा था और वो लाश कहाँ दफनाई गई। उसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि CCTV क्यों बंद किए गए। और दूसरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि बेशक वियना कन्वेंशन के तहत जो कौंसलेट्स होती हैं उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मगर उन्होंने कहा कि इस केस में मुहर्रिकात जो है क्योंकि सियासी हैं और सरज़मीन तुर्की की इस्तेमाल हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुर्की सऊदी अरब जो है उसमें इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, बिलखुसूस उस टीम को जो 15 आए और जो इस वारदात के बाद चले गए कत्ल करने के। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 18 लोग डिटेन करने का सऊदी हुकूमत ने दावा किया है, चूंकि हमारी सरजमीन पे ये वारदात हुई है और चूंकि वो ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, लिहाजा मुकदमा भी तुर्क अदालतों में चलना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया, मतलब डिमांड उस तरह। एक और उन्होंने बात इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा जी ठीक है ये मर्डर हो गया, मगर ये जानना अभी भी ज़रूरी है कि उनको हिदायत कहाँ से मिली और मास्टरमाइंड इसका कौन था। देखो इसमें ना यार बड़ी यार सबसे पहले तो मैं मतलब कहूँगा कि यार ये बंदा मास्टर अच्छा उन्होंने कहा ना मास्टरमाइंड कौन था। ये 8 दफ़ा एर्दोआन ने अपनी तकरीर में किंग सलेमान को मुखातिब किया जी, और किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा इसको कहते हैं एक सेफ्टी एग्जिट छोड़ना, कि जी ये पता लगना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिया है, सेफ्टी एग्जिट छोड़िए। अच्छा अब कुछ लोग वली अहद का नाम एक दफ़ा भी नहीं दिया, मतलब खूबसूरत है। मतलब मुझे सऊदी अरब में भी थोड़ा सा तरस आता है, वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे लूडो खेली जा रही है और ये शतरंज खेलता है, और वो भी गैरी कैस्परोव मतलब मास्टर के लेवल की शतरंज खेल रहा है। अब ये देखें यार टॉर्चर किया है। जब सऊदी के एक बयान आता है कि नहीं जी वो तो आया ही नहीं था, वीडियो रिलीज हो गई, ठीक है, नहीं वो आया था लेकिन फिर चला गया था, एक और खबर आ गई। मतलब ड्रिप 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 चाइनीज टॉर्चर किया है। यहाँ तक दिखा दिया कि खशोगी के कपड़े पहन के एजेंट कैसे बाहर निकला, कहाँ तक गया, तो यार मतलब आप एक मुझे बात बताएं, आजकल के दौर में किसी भी खबर की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? बहुत तीर मारा तो शायद 5 दिन। ये कब से चल रहा है? ये इस वक्त 20 दिन हो गए। 20 दिन 2 अक्टूबर को ये वाक़या 20 दिन से टॉप हेडलाइन है। 20 दिन से, और वो क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मीडिया के साथ कैसे खेलना है। सब सारा माल एक दफा दे दोगे तो एक ही हेडलाइन बनेगी ना यार। हाँ, हर दिन एक हेडलाइन दो, हर दिन हेडलाइन दो। और आज देखो पूरी दुनिया के कैमरे सदर अच्छा मजे की बात, न सिर्फ कैमरे बल्कि हर मुल्क कह रहा है यार कुछ शेयर कर लो यार, मतलब अमेरिका भी कह रहा है प्लीज यार, मतलब थोड़ा सा मतलब यार द डिप्लोमेटिक गेम ही है। मतलब आज CIA का डायरेक्टर वहां पहुंचा हुआ है। ये बताइए कहां तक जाएंगे एर्दोआन साहब? सर लीरा को तो बचा के ही रखें। हाँ क्योंकि ये बार्गेनिंग टिप चल रही है ना यार। अब आपने बेकल शो से पहले ही आप बात कर रहे थे कि हमने तो एक डोर डाली है ना मच्छी पकड़ने के लिए, उसने पूरी जाल बिछाई। हाँ। वो ड्रेजिंग कर रहा है जैसे करते हैं ना ट्रॉलर। अच्छा यार ये देखो, अब ये जो है ना, ये जिस तरह सदर एर्दोआन ने मीडिया को संभाला है, आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो मैंने अब तक देखा है। अच्छा ये मुमकिन कैसे हुआ? ये भी एक बड़ी आयरॉनिक और बड़ी खतरनाक बात है अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। जितने सहाफ़ी तुर्की में अभी जेल में हैं, अजीब और गरीब वजूहात, पूरे दुनिया में नहीं होंगे, 150 सहाफ़ी जेल में हैं। सिस्टमैटिकली इसने मीडिया को स्ट्रैंगल होल्ड किया है ताकि बंदा सोचता भी नहीं है कि यार इस तरह की खबर दे, वो खुद ही सेंसर कर लेते, इतना डर है। और हमारे हुकूमती और इदारे प्लीज जरा कान बंद कर। हाँ नहीं, वो मसला ये है कि वो सुन रहे हैं यार, और वो ये भी देख रहे हैं कि पहले आप कंट्रोल करो। अगर ये मीडिया खुला होता, फर्ज करें इनके ऑपोजिशन वाले भी चैनल चला रहे हैं, इस तरह मैनेज हो सकता था?
नहीं, उधर से एक्सक्लूसिव आ रही होती, 5 दिन बाद खबर ही नॉन सीरियस नहीं सर, उधर से एक्सक्लूसिव आ रही होती, उधर से ब्रेकिंग आ रही होती, उधर से ये वो क्या है वो TRT बाजी ले गया और वो फला वो हो गया, तो वो हर तरफ से एक हलचल तो मची होती है। ये हो रहा होता है यार, बड़ा डेंजरस मॉडल है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं, वो जमहूरी हो या अस्करी हो या मतलब सुल्तान की, वो देखें तो जमाल का मौजू कंट्रोल्ड मीडिया की वजह से जिंदा है। In a way, yes, ironically, लेकिन जिंदा रखा हुआ तो एर्दोआन ने एक मकसद के लिए जिंदा रखा। अच्छा, वो मकसद क्या है मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वेलकम बैक। बात हो रही है जमाल खशोगी के कत्ल को लेके तुर्की और सऊदी मलाखड़े की। आपको याद होगा अगस्त में कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने कहा था जी सऊदी अरब से कि भाई इंसानी हुकूक़ की एक कारकुन है, उनको आप रिहा कर दें इसलिए कि वो कनाडा की शहरी हैं। तो उसके बाद जो रिएक्शन था वो ये था कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म, इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म, जितने सऊदी तलबा थे वो वापस, इवन बताया गया कि मरीज़ जो हैं कैनेडियन अस्पतालों में वो भी वापस। इतना शदीद रद्द अमल था सिर्फ एक जुमले पे किया उसे ज़रा जुमला, हाँ रिहा कर। बिल्कुल। तुर्की रोज़ाना बकौल आपके एक एक जुमला, एक एक चीज़, एक एक हाँ लगा। और सऊदी अरब जी 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 बिल्कुल, जाहिर है कि हमें भी दुख है फलाना। आप देखें कितना कंट्रास्ट है। अच्छा, ये जो पॉइंट उठाया ना एर्दोआन ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी चूँकि उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, वो सफारतकार नहीं थे, लिहाजा वो जो 15 हैं उनका मुकदमा तुर्क सरजमीन पर चलना चाहिए। अब इसकी मुखालफत कौन करेगा? हाँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ पैन अमेरिकन तैयारा जो स्कॉटलैंड में लॉकरबी में गिरा था, 2 लीबियन वो भाग गए थे, उन पे शक था, उन्होंने बरसों इनकार किया ये तो है ही नहीं, वेस्ट लड़ा रहा कि यही हैं। कज़ाफ़ी को उन्हें दोनों को हवाले करना पड़ा, स्कॉटलैंड में उन पे मुकदमा चला और फिर उनकी सज़ा हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि तुर्की जो है बरतानिया या अमेरिका के लेवल का है और वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक जो नज़ीर है वो होगी। इसके अवज़ तुर्की क्या चाहता है? तुर्की क्या चाहता है? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि पिछले 2 साल से जब से कि इज़्ज़त माब वली अहद आए हैं, एक एग्रेसिव पॉलिसी है गल्फ में भी और पूरे मिडल ईस्ट में, एक एग्रेसिव पॉस्चर है जो उससे पहले सऊदी अरब का 70 साल में कभी भी नहीं था। ठीक है, सही है। खुद तुर्की जो है वो अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है कि इनके नज़र में जो सल्तनत उस्मानिया थी वो एर्दोआन साहब के जहन में है कि यार ये लोग हमारे साथ थे एक ज़माने। ठीक है, अब मसला ये है कि इतना प्रेशर डालो कि सऊदी अरब को अपनी जो जारहाना पॉलिसी है वो रोल बैक करना पड़े, ताकि तुर्की को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड की और स्पेस की गुंजाइश मिले पुराने हिस्टोरिकल क्लेम की बुनियाद पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में कतर का जो है नाकाबंदी वो भी आने वाले दिनों में ढीली हो सकती है। और आप तो एर्दोआन की डिप्लोमेसी को सलाम कर रहे हैं, मैं सलाम करना चाहता हूँ तेहरान को। अब तक एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला है यार, इससे ज्यादा जहानत का मुजाहरा कौन यार? बिल्कुल, वो क्या कहा था, मेरे ख्याल शायद नेपोलियन ने कहा था ना कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। लेकिन ये देखो ना कि एर्दोआन ने तकरीबन 1.5 से 2 साल के अरसे में अपनी पोजीशन रीगेन की है। जो यूएस का प्रीस्ट उन्होंने पकड़ा था, यूएस ने वो कर दिया, इस साल 40% लीरा गिर गया। तो उन्होंने जब कतर से कता ताल्लुक़ किया जीसीसी ने और सऊदी अरब ने, उस वक्त वहाँ से उन्होंने कतर के साथ ताल्लुकात बनाए और कतर से मेरे ख्याल में इस वक्त कितने $100 बिलियन का उनके ट्रेड चल रहा है और मुआहदे हो चुके हैं। उधर ईरान के साथ भी उसने बना लिए, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब था और वो भी अब नीचे आ गया। अब भाई सेट Yes. हाँ, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया और नो वन कुड एवर थिंक कि तुर्की जो है वो एक रीजनल पावर रियल कमबैक, इट इज अ रियल कमबैक। और यार मतलब मिसाली कमबैक है, मिसाली कमबैक है ये। एक मतलब PhD थीसिस हो सकता है इसके ऊपर। अच्छा, और ये है इंटरनेशनल रिलेशंस की गेम। आपको शायद लग रहा हो कि हम कितने संगदिल किस्म के लोग हैं,
ठीक है, जमाल खशोगी को इतनी बेदर्दी से मारा गया। और हम कह रहे हैं यार इसका हम फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ज़ाती तौर पर आप माने या ना माने, हमें दुख है, और हमें सिर्फ दुख भी नहीं है, हमें खौफ भी है, क्योंकि आखिरकार वो सहाफ़ी था। उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उसके साथ ये सलूक किया जाए। हो सकता है कि कल हमारे साथ भी ऐसा किया जाए, पहले भी ऐसा हुआ है, आई एम श्योर फ्यूचर में भी ऐसा होगा। लेकिन पर्सनल फीलिंग्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट पर्सनल फीलिंग्स एक लायबिलिटी होती हैं जियोपॉलिटिक्स में। ये जो गेम है ये दिल से नहीं खेली जाती, दिमाग से खेली जाती है। जहाँ तक खशोगी की बात है तो अभी नेपोलियन की बात की थी, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन का एक कोट याद आता है, द डेथ ऑफ वन मैन इज अ ट्रेजेडी, द डेथ ऑफ अ मिलियन मैन इज अ स्टेटिस्टिक। एक और स्टेटिस्टिक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, बहुत बुरा हुआ जमाल खशोगी के साथ। लेकिन इराक की जंग में, जिसमें अमेरिका, जिसमें यूके, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब द मॉरल दो दुनिया है ना, जो सबको बता रही होती है क्या करना चाहिए, इलीगल वॉर बेस्ड ऑन लाइज, 5 लाख, कम से कम 5 लाख इराकी मारे गए हैं सिर्फ उस जंग में। हाँ, जो लोग कहते हैं आपको सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान साहब आपने कैसे कर दिया, हाँ, तो कभी उन्होंने ये कहा था कि जी अब इसके बाद अमेरिका नहीं जाना चाहिए? अगर वो कहते भी तो मैं कहता कि यार पागल हो गए हो क्या? ठीक है ना, बट दिस इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स। आपको पसंद है नहीं पसंद है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कम से कम इमरान खान साहब को एक फ्री फंड में मशवरा यही देता हूँ कि अब बहुत अच्छी बात है, मलेशिया आप जा रहे हैं, टाइम निकाल के ना तुर्की का भी एक दौरा कर लें और एर्दोआन से बैत करें। अभी नहीं, अभी सिर्फ MOU साइन हुए सऊदी अरब से। थोड़ी देर बाद MOU की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर पक्का नहीं सर, ओथ कमिश्नर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जब तक MOU जो है ना वो उसके साइन नहीं हुए कि $3 बिलियन जो है ना वो इमीडिएटली रिलीज होने। लेकिन तुर्की फिर भी जाने में आप नहीं चाहते कि नहीं, ये कह रहा है जाना है, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। जब तक पक्का मोहर नहीं लग जाती, ओथ कमिश्नर तस्दीक नहीं कर देता मायदे की, अभी नहीं बिल्कुल। हाँ साहब, बिल्कुल नहीं, तुर्की नहीं जाना। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।